सो ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने, लेकिन उस क्वेश्चन पे मैं दोबारा नहीं जा रहा। किया था कि नहीं किया था? हम्म। सर आपका थोड़ा क्या? सर पीछे वॉइस स्क्रीन थोड़ा थोड़ा लो फ्रीजी है। लग रहा है। यस सर, ये कर लिए। ये कर लिए थे? अच्छा, क्वेश्चन क्या था बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट वेलोसिटी u से हमने फायर किया है एंगल थीटा पर। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे टक 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 धाड़, है ना? तो हमें बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर टाइम t। जब पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, इसकी कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी, मास इसका m है, टाइम t हो रहा है, इतने टाइम के बाद इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। ये कराया था कि नहीं कराया था? मेरे ख्याल से नहीं कराया है ना? नहीं ना? यस सर, आप बोले थे हर समय नीचे एमजी लगेगा। वो तो टॉर्क कराया था। यस सर, ये सर एंगुलर एंगुलर मोमेंटम नहीं हुआ था। एंगुलर मोमेंटम नहीं कराया था, है ना? यहीं तक कराया था ना, लास्ट इक्वेशन यहीं तक कराई थी ना हमने। यस। यस सर। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मैं दो दो मेथड बता रहा हूँ। मेथड वन, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, राइट? है ना? है ना? यस यस सर। दिस मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर कितना है टाइम टी पे। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। सर, अब ठीक है। ठीक है, सर चलो तो बस मैं एक काम बीच करता बीच हूँ। मैं में बहुत कॉल ज्यादा ले स्लो लीजिए। मैं एकदम स्लो पढ़ाता हूँ, एकदम स्लो। ठीक है, मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? बताइए, खुद सोचिए, खुद से लिखने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं लिखूंगा। u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम t आई कैप, प्लस u साइन थीटा t माइनस हाफ g टी स्क्वायर जे कैप, राइट? इसमें किसी को दिक्कत है? एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। और वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस और नो? सर दिख नहीं रहा है यस सर। सर। अच्छा सर, सर स्क्रीन आप पे हेजी आ रहा है बहुत। यार अब ऐसा ना करो यार। रिजॉइन भी किया पर फिर से। सबको दिक्कत हो रही है या आपको इस एक को दिक्कत हो रही है? सर सबको। यस सर सर, थोड़ा हेजी है इजी है। सर। मतलब मेरी तरफ से इश्यू है। हाँ सर, छोटा स्क्रीन में उतना ठीक है पर बड़ा स्क्रीन में जब देखते हैं तो सर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, एक मिनट रुकना। मेरे को मैं थोड़ा रीजॉइन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर अब ठीक है। ठीक हो सर गया? यस आवाज़ आ सर, रही आप है, ठीक ठीक है। है। चलो, तो हमारे पास क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, यही आएगा ना आर वेक्टर? ये जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, इसको मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आर वेक्टर है। ये आर वेक्टर कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स कितना होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। वाई कितना हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? यस सर। है ना? सो मेरा एल वेक्टर कितना हो जाएगा? अच्छा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है ना? पी वेक्टर कितना होता है? एम वी वेक्टर। एम तो अलग हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करना है। तो अगला मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर
ये मेरा वेलोसिटी है ना वी वेक्टर, इसको लिख रहा हूं मैं। वी वेक्टर हमारा होगा u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है, प्लस u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी माइनस gt। ओके, यस और नो? यस सर। सो यस सर। एल वेक्टर मेरा कैसे हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या अच्छा, एल वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं? m बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा? आर आर वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। बेसिकली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो आई कैप को आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जीरो, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा? देखिए क्या के कैप आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा जे कैप को आई कैप के साथ करेंगे तो माइनस के कैप, जे कैप को जे कैप के साथ करेंगे तो जीरो, राइट? मतलब यस बेसिकली इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, माइनस इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, राइट? यस तो u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी के कैप माइनस, अच्छा यू cos थीटा टी है ये, है ना, यू cos थीटा टी भी तो है यहाँ पे, माइनस यू cos थीटा इंटू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के कैप, राइट? है ना? अब देखो यहाँ क्या, यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा टी, यहाँ क्या यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन थीटा टी, यहाँ पे टी था, राइट? है ना? ये तो कैंसिल हो जाएगा, यस सर। क्या बचेगा? यहाँ आ जाएगा माइनस जी माइनस यू कॉस थीटा जी टी, है ना? सो माइनस यू कॉस थीटा जी टी प्लस, अच्छा जी टी स्क्वायर प्लस हाफ यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर, राइट? जी टी स्क्वायर, देखो कैलकुलेशन करनी है वो आप खुद से कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर के कैप। ये आपका आंसर है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, लेकिन आंसर आ जाएगा इस तरीके से, है ना? आएगा कि नहीं? यस सर। एक बार कॉपी कर लेंगे, फिर मेथड 2 बताऊंगा। सर एक बार अपना अपना नेट चेक कर लीजिए ना, मतलब स्टेबल नहीं है, कभी कभी अच्छा पिक्चर आ रहा है तो कभी एकदम खराब हो रहा है। मेरे पास एक्चुअली दो इंटरनेट कनेक्शन है। हाँ पहला सर, वाला मैं कभी कभी आपको, ठीक हो हाँ रहा है। बता रहा हूँ, पहले वाले में आप लोगों ने पूरा ही बोला कि एकदम खराब आ रहा है, दूसरे वाले में कभी कभी ठीक आ रहा है, कभी कभी खराब आ रहा है। अब हो सकता है ये दूसरे वाले का इशू आपकी एंड से आ रहा हो। आ, अभी पढ़ने में आ रहा है अभी, मैं इसलिए थोड़ा, हाँ सर, अभी ठीक है। मैं सर इसलिए थोड़ा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, और इसलिए मैं क्या किया, मैं और स्लो हो गया हूँ, ठीक है ना, एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ। सर हाँ, सर बाहर एक एल भी तो था। अच्छा एम छूट गया ना, वही देखो कुछ तो छूट रहा है। चलो हर जगह ये एम मल्टीप्लाई कर लो अपने से कॉपी करने में, ठीक है? यस मिटा दूं इसको? सर एक मिनट। हाँ आज कर दूंगा। हो गया? यस सर, मेरा तो हो गया। चलो फिर, इसको कैसे मिटाते थे? हाँ,
ये तो मिटेगा नहीं, ये तो मैंने वो सेव कर लिया था। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ सेकंड मेथड, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर मैंने एक m मास के ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी u से फेंका है एंगल थीटा पर, तो टाइम t के बाद इसका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, है ना। तो मैंने बोला बीच रास्ते में, मान लो यहाँ पे पहुँचता टाइम t पे, बीच रास्ते में किसी भी टाइम जनरल टाइम t पर इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, है ना। यस सर। तो इस पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो कितना होगा सर, वो हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का r परपेंडिकुलर यस सर। इंटू एफ एम जी, डायरेक्शन क्या होगा माइनस के कैप, आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। r परपेंडिकुलर इंटू एफ, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से माइनस के कैप, राइट। ये टॉर्क वेक्टर है। इसको मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, माइनस एम जी यू कॉस थीटा, ये सब कुछ कांस्टेंट है, इंटू टी के कैप, है ना। नाउ टाउ होता कितना है सर, टाउ होता है डी एल वेक्टर बाय डी टी माइनस एम जी यू कॉस थीटा के कैप इंटू टी, राइट। दिस इंप्लाइज डी एल वेक्टर दैट इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट इंटू टी डी टी। कितना अच्छा है ना, आसान लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है, आप लोग हो, यस सर। ये आसान लग रहा है पहले पिछले वाले से कि डिफिकल्ट, पिछले वाले से आसान है कि डिफिकल्ट है। आसान। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, ये वाला कांस्टेंट तो ऐसे रह गया, इंटीग्रेशन टी डी टी। इससे आसान इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एल वेक्टर कितना है। देखिए सर t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी थी ना वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पास हो रही थी, है ना, इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0 है, राइट, है ना। r Yes. परपेंडिकुलर कितना है, t इज इक्वल टू 0 पे 0 है ना, और टाइम t पे सर l निकालना है। तो दिस मीन्स l वेक्टर इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे था माइनस एम जी यू कॉस थीटा, के कैप भी था, के कैप बाद में लिखता हूँ, टी स्क्वायर बाय 2 के कैप, आंसर, है ना। यस सर। तो अगर आप इजीली टॉर्क लिख सकते हो तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डरना नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट कहीं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है देन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, राइट, यस सर। है ना। सो अगर क्रॉस प्रोडक्ट अवॉइड करने का कोई रास्ता मिलता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करके भी, तो वो बेटर है ना बेटा। चलो, यस सर। तो ये मेथड 2 हो गया आपका। यस सर, हो गया। हो गया, चलो। A conical pendulum with bob of mass m and a string of length l is rotating with angular velocity omega. कोनिकल पेंडुलम रोटेट कर रहा है, मास दे रखा है बॉब का, लेंथ दे रखा है स्ट्रिंग का, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ओके। थीटा भी दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, मतलब स्ट्रिंग बनाई होगी वर्टिकल का थीटा एंगल, है ना। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एल लेंथ का ये स्ट्रिंग है, यहां से ये बंधा हुआ है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए। स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रही है, इसका मास
m दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये घूम रहा है ना, राइट। Yes, sir. सो इसका जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ होगा कितना, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा, या v लिख दो, वेक्टर मत लिखो, ओमेगा l साइन थीटा, क्योंकि रेडियस कितना है, l साइन थीटा है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो पहले बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पे, है ना। तो ये देखो, ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, फिलहाल इस डायग्राम में किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ है ना। Yes, sir. सो मतलब बेसिकली ये एल के परपेंडिकुलर ही है। सो आपका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कितना हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एम वी, दैट इज एल टाइम्स एम वी, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन थीटा, राइट। Yes, sir. डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो सर ये आपका एल आर है, ये आपका बाहर की तरफ क्या है, वी है। आर क्रॉस वी निकालोगे तो किधर आएगा, वो आएगा इस डायरेक्शन में, एल वेक्टर, है ना। आर के भी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, है ना बेटा। देखो ऐसा Yes. है, ये आर हो गया, बाहर की तरफ वेलोसिटी हो गई, और इधर की तरफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, है ना। समझ में आई बात। Yes, sir. ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल थीटा, राइट। दिस एंगल इज थीटा, है ना बेटा। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। सेकंड पार्ट में Yes. देखते हैं। सेकंड पार्ट को मैं वाइट कलर से सॉल्व कर देता हूं। सेकंड पार्ट में क्या होगा, तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर ये हो गया, तो एल वेक्टर इज इक्वल टू एल साइन थीटा इंटू वी, एम वी सॉरी, इंटू एम इंटू वी कितना है, ओमेगा एल साइन थीटा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ सर, पॉइंट के अबाउट अलग और एक्सिस के अबाउट अलग क्यों आया, क्योंकि बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम इसमें से किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हो तो जो भी एंगुलर मोमेंटम आया उसका सिर्फ वो वाला कंपोनेंट आपको एक्सिस के अबाउट मिलेगा जो कि एक्सिस के पैरेलल है। याद है, टॉर्क भी सिर्फ एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी सिर्फ एक्सिस के पैरेलल ही होगा एक्सिस के अबाउट। समझ में आई बात। Yes, sir. तो Yes, sir. एल का उधर वाला कंपोनेंट देखिए कितना है, एल साइन थीटा आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना साइन थीटा इज इक्वल टू वाला एल आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के लिए भी कैपिटल एल यूज हो रहा है, इस लेंथ के लिए भी कैपिटल एल यूज हो रहा है, और दो एंगुलर मोमेंटम लिखा, दोनों को मैंने एल लिख दिया। तो ऐसा एक काम करते हैं, इसलिए इस एल को मैं एल ए कह दे रहा हूँ, इसको मैं एल एक्सिस कह दे रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन कम होगा। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। Okay, sir. अब ठीक आ रहा है ना, आप लोगों को स्क्रीन वगैरह हिजी नहीं आ रहा ना अब। Yes, sir. अब तो constantly ठीक है. चलो, हो गया कॉपी, No, वही सर, पूरा स्क्रीन इजी हो गया है फिर से। सर। आई थिंक मेरा मेरा इनसे प्रॉब्लम है। sir. अब ठीक हो गया.
यस सर हो गया. हो गया. अगला है, फिर अब जो भी हमने पढ़ा था ना प्योर सर एक रोटेशन में. पिक्चर स्क्रीन दिखाइए. हम्म, ठीक है सर. हो गया. चलो, तो अब हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी तक उसको एक बार थोड़ा सा समराइज करेंगे. एक बार काइनेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन में. ठीक है, सॉरी, काइनेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन. अभी सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, जो पढ़ा था ना अभी तक उसको रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा समराइज करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है. काफी सारी पॉइंट्स हो गए ना, छोटे 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 छोटे. यस सर. तो प्योर रोटेशन की काइनेटिक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बात करेंगे. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं देखते हैं. सबसे पहले तो अगर मैं पॉइंट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ ए जनरल पॉइंट. देखिए, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है. राइट. ओमेगा वेक्टर किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? ओमेगा वेक्टर का इधर होगा ना. यस. यस सर. तो एक जनरल पॉइंट, मान लीजिए मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया रिजिड बॉडी के ऊपर, ये पॉइंट पी है. इसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी? अगर प्योर रोटेशन है तो बहुत सिंपल सी बात है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा. सर्कुलर मोशन जिसका रेडियस ये आर वेक्टर होगा. आर वेक्टर क्या है? वो परपेंडिकुलर वेक्टर जो एक्सिस से इस पॉइंट पी की लोकेशन बता रहा है ना. एक्सिस का परपेंडिकुलर होना चाहिए, पॉइंट पी की लोकेशन बताना चाहिए. राइट. सो यस. वेलोसिटी कैसे मिलेगी? सिंपली इट विल बी गिवन बाय, कौन से कलर से ट्राई करें? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. दिख रहा है ना? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर पी वेक्टर. राइट. यस. कोई Yes, दिक्कत नहीं sir. है. ओके. तो किसी ही पॉइंट की वेलोसिटी आप सिंपली प्योर रोटेशन में ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर पी वेक्टर से लिख सकते हो. ओके बेटा. ओके. आगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर है. मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? कोई बताएगा मेरे को? सर बहुत ही सिंपल है. क्या सिंपल है सर इसमें? सर ये लिखो ना, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर सी एम वेक्टर. राइट. सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो जस्ट अ Yes, पॉइंट, sir. है ना. कोई दिक्कत? नो सर. सिंपल है ना? ये कि डिफिकल्ट है? नो सर. बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की हमें अक्सर जरूरत पड़ती रहेगी. राइट. राइट या रॉन्ग? यस सर. राइट. चलो अगला, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी. अच्छा, उसको जो डब्बा बना है उसको मिटा देता हूं क्योंकि कुछ नजर नहीं आएगा फिर. पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? क्या मैं इसको, आप Sir, खुद omega बताइएगा, square. क्या मैं इसको अल्फा क्या मैं इसको अल्फा वेक्टर क्रॉस आरपी वेक्टर लिख सकता हूं? Yes, sir. नहीं. प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर आरपी वेक्टर. समझ में आया? यस सर, वो खाली टेंजेंशियल ये टेंजेंशियल है और वो रेडियल. और ये रेडियल कह लो या फिर सेंट्रीपिटल कह लो, एक ही बात है ना. यस सर. समझ में आया? Yes, sir. जरूरी Yes. नहीं है. तो देखो, अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूलते हो, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखते हो, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखते हो, बाकी के जो चैप्टर्स हमने मैकेनिक्स में पढ़े हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को अगर आप मिस नहीं करते हो तो इस चैप्टर में कोई खास नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. आएगा क्या? अगला, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे? सर क्या सर एक ही चीज बार बार कराते हो, है ना. क्या लिखेंगे? अगर ये ओमेगा के साथ साथ लेट से अल्फा से भी घूम रहा है, इसके एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन लेट से इस पार्टिकल का रोटेशन का अल्फा है, इस पार्टिकल इस रिजिड बॉडी का, तो सेंटर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगा? सिंपली सर ऐसे मिल जाएगा, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर सी एम वेक्टर RCM vector. माइनस ओमेगा स्क्वायर आर सी एम वेक्टर. राइट. अब यहां पे समझाने के लिए प्लस माइनस किया था, जबरदस्ती थोड़ा लिखेंगे हर बार, है ना. ये कौन सा है? टेंजेंशियल वाला. और ये कौन सा है? रेडियल वाला. राइट. यस. चलो Yes, sir. अगला है रिलेशन बिटवीन ओमेगा अल्फा थीटा. ये तो वही है ना.
क्या? ये तो पता है अपन को, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, Yes. है ना? और क्या है? Theta equals to omega naught t plus half alpha t square. और Sir, और omega square minus omega square naught equals 2 alpha 2. थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ठीक है? सर वो भी रेडियन. रेडियल कहाँ है इसमें? ओमेगा और अल्फा में कहाँ रेडियल वाली बात है? नहीं सर, थीटा रेडियन में. थीटा रेडियन में, अच्छा रेडियन बोल रहे हो, ओके बेटा, वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट है, ये तो पता है ना। Yes. वैसे यहाँ पर रेडियन लगाने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ। रेडियन की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप लीनियर और एंगुलर के बीच में जब रिलेशन लिखने जाओगे ना, तब रेडियन में होना जरूरी है। समझ में आई बात? मतलब Okay, sir. जब आप लिखोगे v इज इक्वल टू या v टेंजेंशियल इज इक्वल टू ओमेगा r, तब आपको जरूरी पड़ेगा ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में लिखना। समझ में आई बात? यहां पर रेडियन लिखना जरूरी नहीं है, किसी भी यूनिट में लिखोगे सब कैंसिल हो जाएगा अपने आप यूनिट। Yes. समझ में आई बात? जब आपको लीनियर मोशन और या कुछ भी लीनियर मोशन, लीनियर पार्ट ट्रेवल या लीनियर जो भी है, उसको जब आप एंगल से रिलेट कर रहे होते हो, तो हम लोग कौन सी यूनिट यूज करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है? रेडियन में। ओके बेटा, क्योंकि रेडियन की डेफिनेशन ही उन दोनों को रिलेट करते हुए बनाई गई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है फिर डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का डायनामिक्स। अभी तक तो क्या हुआ? काइनेटिक्स हो गया, मतलब सिर्फ मोशन के बारे में बात की। अब बात करेंगे डायनामिक्स के बारे में। तो डायनामिक्स में क्या है सर? जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, बताइए जरा। क्या सर मैं इसको सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं? बोलो। नहीं सर. हाँ लिख सकता हूं भैया, ये तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है। मतलब यस सर. समझ में आ रही है ना बात? डेफिनेशन नहीं बट समझ गए ना? यस सर. Yes, sir. सेंटर ऑफ मास का इनफैक्ट जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने इसी लाइन से दिया था इंट्रोडक्शन एक तरीके से, राइट? Yes, sir. ये यस उस सर. पॉइंट का एक्सप्रेशन है जिसपे फोर्स लग रहा है. नहीं, जिस पॉइंट के लिए मैं यही इक्वेशन हमेशा अप्लाई कर पाऊंगा वो मेरा सेंटर ऑफ मास है, मैंने ये कहा था, है ना? जिस पॉइंट के एक्सेलरेशन के लिए मैं Yes, sir. हमेशा नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख पाऊंगा, उस पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ मास कहूंगा। ये तो डेफिनेशन हो गई एक तरीके से सेंटर ऑफ मास की, राइट? तो ये तो वैलिड ही है, इसमें कोई खराबी नहीं है ना? Yes. और एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताता हूं। लोग हर जगह देखते हैं सर, हर जगह सर करना क्या है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा लिख लो। तो लोग ये लिख देते हैं कई बार, क्या लिखते थे सुन के देखो, सोचने में भी अजीब लगता है मेरे को। इनफैक्ट अच्छे स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो फॉर्मूला याद नहीं रख पाते लेकिन स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, वो ऐसा करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। सर मास की जगह आई लिख दिया सर, और उसकी जगह अल्फा लिख दिया। अरे भैया डायमेंशन इनकरेक्ट हो गया, ये तो टॉर्क होता है ना? Yes, sir. यस सर. ये गलत है। अगर आप मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा लिख रहे हो, तो फोर्स की जगह भी तो टॉर्क लिखो, Yes, sir. है ना? कई लोग ऐसे लिखते हैं, सर ऐसे लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी भी वैलिड है। और बेटा ये मैं आपको कितनी भी कोई कुछ भी करो, इस चीज को हल्के में मत लेना, ठीक है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 11th में था, मेरे भैया जेई एडवांस का एग्जाम लिख रहे थे। उस वक्त जेई एडवांस लिखा जाता था, कहा जाता था उसको आईआईटी जेई कहा जाता था, ठीक है? उस वक्त एक ही एग्जाम लेता था, आईआईटी जेई। तो उस एग्ज़ाम में मतलब मेरे भैया की फिजिक्स बहुत अच्छी थी, मतलब अपने इंस्टीट्यूट में बेस्ट थी। ही वाज लाइक मतलब लगातार ही ऑलमोस्ट फुल मार्क्स लाते थे। लेकिन क्या हुआ था, 11th क्लास में मैकेनिक्स पढ़ी थी, 12th क्लास में उतने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था, और मैकेनिक्स उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। हुआ ये था, 12 क्वेश्चन आए थे, सब्जेक्टिव पेपर था, 12 क्वेश्चन आए थे। 12 में से भैया ने 9 बनाए थे, मेरे भैया ने 3 नहीं बनाए थे,
तीनों मैकेनिक से थे, जो भैया की सबसे स्ट्रांग थी, क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया। ओके, ठीक से रिवीजन नहीं किया था, और वो भी एग्जाम में ये इक्वेशन लगाने की कोशिश कर रहे थे। उनके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया था, ये वाला इक्वेशन लगाने की कोशिश कर रहे थे। पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये यूज करना था रोटेशन के केस में, लेकिन भैया ये वाला इक्वेशन लगाने का कोशिश कर रहे थे मेरे भैया। मेरे अपने भैया, मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं उस वक्त 11 में था जब भैया एग्जाम दे रहे थे, तो ठीक है। और जब भैया पेपर दे के आए तो मैंने बोला ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे, तो भैया बोले यार वो आई निकल ही नहीं रहा यार। मैंने बोला आई की जरूरत ही नहीं है, मास की जरूरत है। तो ले अच्छा, तो उनको याद है, हाँ यार ये कॉन्सेप्ट भूल गए थे। तो ये कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आते रहेंगे, क्यों नहीं आएंगे। रोटेशन के केस में जब भी फोर्स का यूज आएगा, हमेशा हम यही यूज करने वाले हैं इक्वेशन, है ना बेटा। यस सो दिमाग नहीं लगाना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास लगाना है। अब प्योर रोटेशन में एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं इसके बारे में? से अल्फा वेक्टर इनटू आरसीएम वेक्टर माइनस हाँ ओमेगा सॉरी, स्क्वायर ये रहा, है ना। समझ में आई बात? यस सो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कम दिमाग लगाओगे अच्छे से आंसर तक पहुंच जाओगे, है ना बेटा। चल यस नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भैया प्योर रोटेशन के लिए? सही, तो सिंपली क्या होता है, आई ओमेगा वेक्टर। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। sir. नेट टॉर्क कितना होता है प्योर रोटेशन के लिए? सर आई अल्फा होता है। ये आपका ऑब्वियसली डी डी टी ऑफ एल वेक्टर भी होता है ना। यस काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सर सिंपल है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। यस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बताओ तो जरा। सिंपल, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। यस बट दिस इज वैलिड ओनली इफ स्मॉल जी इज कांस्टेंट। यस Yes, sir. अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे, ये कैसे पहुंचे सर, आपने तो कभी मेरे को इसका डेरिवेशन बताया ही नहीं। बता दें? Yes, sir. देखो, यस अगर जी कांस्टेंट है तो मैं अगर एक किसी भी रिजिड बॉडी पे एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा, इसका हाइट मैंने y मान लिया, तो क्या मैं लिख सकता हूं डी यू इज इक्वल टू डी एम जी वाई। u इज इक्वल टू जी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन वाई डी एम, है ना। यस Yes, sir. दिस मीन्स अगर मैं u को क्या लिख सकता हूँ, g टाइम्स इंटीग्रेशन वाई डी एम बाय m इंटू एम। Yes, sir. ये क्या है, वाई सी एम है कि नहीं है? एम जी वाई सी एम आया कि नहीं आया? Yes. यस सिंपल है कि डिफिकल्ट है? Simple है. बट एट द सेम टाइम मैंने क्योंकि इंटीग्रेशन से में जी को बाहर निकाला है, दैट मीन्स आई हैव अज्यूम्ड दैट जी इज कांस्टेंट, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा, है ना। यस Yes, sir. कॉपी कर लो फिर। बढ़े आगे। फिर एक मिनट. हम्म, Yes, sir.
देखो अभी तक जो भी पढ़ा है ना, इस क्वेश्चन में सब यूज हो जाएगा। ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आज की क्लास का टारगेट यही है कि ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। ठीक है, ओके बेटा। ओके सर। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। देखो ना, 5 तो पार्ट्स हैं इसके, है ना। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। आज की क्लास में बस यही क्वेश्चन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है जो करा देंगे। ठीक है, सर लिखने में 10 मिनट लगेंगे। लिखो लिखो लिखो, अच्छे से पढ़ लो। सर पर एक बार होगा तो एक बार पहला पार्ट निकल जाएगा तो बाकी सब आसानी से निकलते जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये 5 मार्क्स का नहीं 10 मार्क्स का क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन आसान है, मतलब आप, लेकिन आप क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो, इसलिए अपन लोग टाइम लगा के एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ते हुए डिस्कस करते हुए करेंगे। ठीक है, और एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरी क्लास नहीं लगेगा, इसका जो अगला पार्ट है ना, वो उसको मिला के पूरी क्लास हो जाएगी। बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये समझ में आ गया, मतलब अभी तक जो भी पढ़ा है सब समझ में आ गया। अब एप्लीकेशन तो बेटा क्वेश्चन में अलग अलग हो ही सकती है ना। कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझ में आ चुका होगा अगर आप ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ लेते हो तो। ओहो, एक सेकंड, सॉरी बेटा। नहीं सर कॉपी हो गया। कॉपी हो गया, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, समझ लो क्या पूछ रहा है।
हो गया कॉपी? यस सर। चलो फिर शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो क्या क्या हो रहा है इस रॉड के साथ। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। मास m, लेंथ l, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है अबाउट अ हिंज, ठीक है। अगर रॉड को रिलीज करें हम इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रेस्ट पर, तो हमें क्या निकालना है? इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। देखो हिंज के अबाउट रोटेट करेगा, है ना, ऐसे रोटेट करेगा जब भी रॉड घूमेगा तो, है ना। सो हमें बताना है कि इस केस में इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले बोलूँगा, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, मोशन प्योर रोटेशन है, तो मैं इक्वेशन कौन सी यूज़ करूँगा? पहले सोचो कौन सी यूज़ करेंगे? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा यूज़ करेंगे, हाँ या ना? यस सर। ओके। सो अगर मैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करता हूँ, तो इसको अप्लाई करने के लिए मुझे अल्फा निकालना है, तो मुझे टॉर्क और आई निकालना पड़ेगा पहले, तब ना अल्फा निकलेगा। यस सो टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। अच्छा आई तो मुझे पता है, पहले आई लिख लेते हैं, जो पता है उसको उसमें पहले लिख के काम नक्की करते हैं। आई इज इक्वल टू कितना आएगा? एम एल स्क्वायर बाय 3 या 12? सर 3। 3 आएगा, वेरी गुड, क्योंकि एंड के अबाउट निकालना है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट 12 आएगा, इस एक्सिस के अबाउट 3 आएगा। ओके, टाउ कैसे निकलेगा? तो सर टाउ निकालने के लिए तो मेरे पास एक ही तरीका है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यस इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा? एक mg लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे मानेंगे उसको लगते हुए। मैंने सिखाया था ना ये चीज़ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में, कि हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता हुआ मानते हैं, और Yes. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर g यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड कर जाती है, राइट। यस सो टाउ वेक्टर कितना आ जाएगा? r l/2 इंटू mg। mg। सो l/2 इंटू mg। कोई दिक्कत? नो सर। सो डायरेक्शन भी इसका देख सकते हैं किधर आएगा। ये डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये क्लॉकवाइज है ना। ये क्लॉकवाइज किधर होता है? अंदर की तरफ आ रहा है, आर क्रॉस एफ से आ रहा है अंदर की तरफ। यस सर। देखो ये वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में घुमाएगा, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज अंदर होता है क्योंकि नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज बाहर होता है क्योंकि पॉजिटिव होता है, राइट। यस सो अगर 2 डायमेंशन में सारा डायग्राम बन जा रहा है तो आप सिंपल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी अपना काम चला सकते हो। ओके, सो टाउ कितना आया? l/2 mg अंदर की तरफ। ओके बेटा, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे? l/2 mg इज इक्वल टू m l स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। m ने m मारा, एक l ने एक l को मार दिया, सो मुझे मिल गया अल्फा इज इक्वल टू कितना आया? 3g/2l, राइट। सो फर्स्ट Yes. पार्ट का आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना आया? अल्फा 3g/2l। ओके, इसमें मास से कोई मतलब नहीं, मास कैंसिल हो गया, जो कि जनरली होता भी है ग्रेविटी में के केस में। अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में बात करो तो मास कैंसिल हो ही जाता है ना बेटा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 3g/2l। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। बेटा नहीं, वैसे तो ये आंसर सही है, बट हम लोगों ने एक छोटा सा चीज़ यहाँ मिस किया है। क्या मिस किया मालूम है? इसके ऊपर सिर्फ एक mg यही फोर्स नहीं लग रहा है, और भी फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। सर टेंशन। टेंशन नहीं लगेगा, इसके ऊपर हिंज फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। Yes. अच्छा कोई मुझे बताएगा हिंज फोर्स किधर लगाएगा? हिंज फोर्स किधर लगाता है? मैंने सिखाया आप लोगों को हिंज फोर्स किधर लगाता है। Yes, sir. किधर लगाता है बताओ? जिधर इच्छा, है ना? अंदर। नहीं, जिधर इच्छा, जहां जरूरत हो, राइट। यस आप सोचिए, अगर आप रॉड को नीचे पुल करोगे तो हिंज ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर पुल करोगे तो हिंज इधर फोर्स लगाएगा, राइट। यस सो रॉड हिंज किधर फोर्स लगाता है? जिधर की जरूरत हो। बस उसका मकसद ये होता है ये वाला पॉइंट मूव ना करे, है ना।
Yes, sir. सो हिंज जिधर इच्छा उधर फोर्स लगा सकता है। ओके भाई, तो सर मैं इस हिंज के द्वारा लगाने वाले फोर्स को कैसे एज्यूम करूं? क्या मैं ऐसे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स एफ लिख के एंगल थीटा मान लूं? कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है इसमें। एफ और थीटा दोनों अननोन है, कर सकते हो। बट उससे बेटर ऑप्शन नहीं है कि अगर आप एफ और थीटा करोगे भी तो उसका दोनों के कंपोनेंट लिखोगे, है ना? Yes, sir. तो इससे बेटर ये नहीं होगा क्या कि हम कंपोनेंट ही एज्यूम कर लें फोर्स के? मान लेते हैं एक फोर्स एफ एक्स लग रहा है, दूसरा फोर्स एफ वाई लग रहा है, हाँ या ना? Okay, sir. एफ एक्स और एफ वाई वेरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेट फोर्स और थीटा एंगल दोनों वेरी कर जाएगा, राइट? या हम ऐसा भी सोच सकते हैं, हमें नहीं मालूम कि एक्स डायरेक्शन में हिंज कितना फोर्स लगा रहा है और हमें ये भी नहीं मालूम कि वाई डायरेक्शन में हिंज कितना फोर्स लगा रहा है, इसलिए हम लोगों ने दोनों तरफ वेरिएबल मान लिया, राइट? Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पुली के केस में किया था कि नहीं किया था, ऐसा assumption कि भैया इस पे हिंज किधर फोर्स लगा रहा है पता नहीं, थोड़ा इधर मान लो एफ एक्स और थोड़ा इधर मान लो एफ वाई, याद है? Yes, sir. Yes, yes, sir. याद आया? आ गया ना याद? Yes, sir. सो जो फोर्स हिंज लगा रहा है उसका हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स अज्यूम कर लेते हैं। ओके चलो, तो खैर जो भी है, ये तो खैर इस पार्ट का काम नहीं था। इस पार्ट का काम क्या था कि सर फिर हम लोगों ने सिर्फ mg का टॉर्क क्यों लिखा, एफ एक्स और एफ वाई का हिंज के फोर्स का टॉर्क क्यों नहीं लिखा? अबे यार, हिंज के फोर्स का टॉर्क हिंज के अबाउट कितना होगा? 0 होगा, राइट? Yes, sir. इसलिए नहीं लिखा, Sir. कहानी खत्म, है ना बेटा? लेकिन हमने ये सोचे बिना इक्वेशन लिख दी, ये गलत बात है। हमें सोचना चाहिए कि हाँ हिंज भी फोर्स लगाएगा लेकिन उस फोर्स का टॉर्क 0 होगा, इसलिए लेट्स नॉट राइट द टॉर्क ऑफ फोर्स बाय हिंज, वी शुड ओनली राइट द टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बेटा, सो फर्स्ट पार्ट इज डन। Yes, sir. सेकंड पार्ट, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ फ्री एंड। फ्री एंड तो ये वाला है ना, Yes, sir. इसका एक्सेलरेशन इनिशियल कितना होगा? तो सर देखो, एक्सेलरेशन किसी पॉइंट का कैसे निकलता है? तो सर एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट p इज गिवन बाय, बताइए क्या फॉर्मूला था? अल्फा वेक्टर क्रॉस आर पी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर, RP. यही था ना? अब देखो अभी भी तो छोड़ा है तो ओमेगा तो 0 है ना? Yes, sir. तो जो भी एक्सेलरेशन है टेंजेंशियली होगा अल्फा क्रॉस आर, दैट इज इक्वल टू अल्फा कितना है सर? 3g/2l, और आर कितना है सर? आर है आपका l, राइट? Yes, sir. और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अल्फा अंदर की तरफ है, आर इधर की तरफ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों मतलब सिर्फ साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3g/2, राइट? Yes, sir. समझ में आया? आया ना? Yes, sir. तो ये वाला पार्ट भी डन हो गया, राइट? दो पार्ट तो हो गए हमारे इस क्वेश्चन के 5 में से। आप बोले सर पूरी क्लास लग जाएगी, 5 में से 2 तो इतनी जल्दी जल्दी हो गए, है ना? बढ़ू आगे। Yes, sir. अब देखो जरा, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, बड़ी ही मतलब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के टाइम में कई बार हो सकता है कि आप लोग ये चीज़ पहली बार नोट करो और आपको लगा नहीं मेरा आंसर गलत है, क्योंकि घर पे तो उतना सोचते नहीं, एग्जाम में ज़्यादा सोचते हो। दिस इज ग्रेटर देन जी, है ना? Yes. इस पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन है वो जी से ज्यादा है, राइट? Yes, sir. ऐसा कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ है. कुछ गड़बड़ नहीं है, ऐसा हो सकता है, ध्यान दो। इस P का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन थोड़ा जी से ज्यादा है। नेट फोर्स तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा ना। Yes, sir. इसका एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो सकता है, और मैं यही चाहता था कि एग्जाम में जाकर आप ये पहली बार अगर आपने नोट किया आप कंफ्यूज होगा, नहीं सर ये तो आंसर गलत है, इसलिए मैं टिक नहीं किया, नेगेटिव हो जाएगा और फोकट में नंबर कटवा के आ गए, है ना?
ऐसा हो सकता है ना एग्जाम में आपके साथ, इसलिए नोट करा रहा हूँ कि देखो ये जी से ज़्यादा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इनफैक्ट देखो इसी का थोड़ा और मतलब काफ़ी ज़्यादा लेयर्स ऑफ एप्लीकेशन जब आप देखोगे तो यू कैन रियलाइज वन थिंग। कभी किसी के हाथ से फ़ोन गिर के टूटा है? टूटा है? Yes, टूटा है? yes, sir. अच्छा, मान लीजिए ये फ़ोन है, ये अगर सीधे नीचे गिरता है, ए बी सी डी इसके 4 कॉर्नर्स हैं, आप मुझे बताइए इस ए बी सी डी में से कौन से कॉर्नर पे क्रैक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, बताइए। सर चारों पॉइंट सर बी। जनरली आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब वो गिरता है तो एक एंड पे क्रैक आता है, उससे पूरे में फैल जाता है क्रैक्स, राइट? यस सर, है ना? Yes, sir. ऐसे आता है ना, एक एंड से सारा क्रैक फैला होता है, राइट? ऐसे कुछ होता है ना? यस सर। तो ये वाला एंड इन चारों में से कौन सा एंड होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? देखो हर बार ऐसा नहीं होगा, बट सर चांसेस ए। ए के चांसेस सबसे ज्यादा है ना? नहीं, डी के चांसेस ज्यादा है। Sir, D. हाँ, क्योंकि क्या होगा, जैसे ये गिरेगा, ए तो सिर्फ ग्रेविटी से गिरा, उसके बाद हालांकि इसमें एंगुलर मोमेंटम ज्यादा यूज होगा रेदर देन ये जो क्वेश्चन है, बट ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये रुकेगा ना, ये बहुत तेजी से रोटेट करेगा और ये वाला पॉइंट डी और ज्यादा तेजी से जाके ग्राउंड से टकराएगा। समझ में आई बात? हम्म, समझ में आया? और सर अल्टीमेटली मतलब डी पहले टकराएगा। डी बाद में टकराएगा, बट क्रैक डी में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हो सकता है ए ना टूटे, लेकिन डी पक्के से टूटेगा। ठीक है? अगर आपका फोन सीधे गिरता है तो कई बार आप देखते हो कि गिरने के बाद भी नहीं टूटता, और उसी हाइट से कई बार गिरता है, और अगर वो घूम गया तो पक्के से टूटना है। कभी नोट किया किसी ने? शायद इतने फोन ना तोड़े होंगे आपने, मेरा हर साल टूट जाता है। यस सर। मेरा हर साल टूट जाता है फोन। तो मैंने यही नोट किया है कि नॉर्मली गिर जाए बच जाता है, सीधे गिर जाए जनरली बच जाता है, पर अगर गलती से टकराने के बाद रोटेट कर गया, पक्के से टूटना है, कोई नहीं बचा सकता उसको। ठीक है? तो सर इसलिए तब शायद फोन का भी बहुत ज्यादा साल हो गया। हाँ, तो इसलिए मैं पता क्या करता हूँ, अगर फोन गिर रहा होता है ना और मुझे समझ में आता है मैं रोक नहीं सकता, तो बीच में हाथ पैर नहीं लगाता। ठीक है? सीधे गिरने में चांसेस कम है टूटने के। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ऐसे अगर हाथ से लग गया ना मुंह से। क्या? Sir. हाँ बेटा। सर हाथ पैर लगाएंगे तो ज्यादा घूमेगा। हाँ, मेरा पहला फ़ोन जो टूटा था ना, वो ऐसे ही टूटा था। वो गिर रहा था, मैंने फटाक से बीच में पैर डाल दिया, वो इतना तेज़ रोटेट किया कि पूरा ही फ़ोन टूट गया। मेरे को अगले दिन रिप्लेस करना पड़ा, और उसके बाद मैंने महंगा फ़ोन खरीदना बंद कर दिया, जितने सस्ते में काम चल जाए। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ सर यहाँ पे फ्री एंड में सर टेंशन नहीं लगेगा? बेटा, टेंशन लगेगा, उसी की वजह से तो सर्कुलर मोशन होगा ना। हाँ, वैसे फ्री हैंड पे टेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि फ्री हैंड पे टेंशन लगाएगा कौन, लेकिन बाकी जगह पे टेंशन रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़े। सी, इनिशियल फोर्स अप्लाइड बाय हिंज। हिंज के द्वारा अप्लाई किया जाने वाला इनिशियल फोर्स। तो बेटा फोर्स निकालना है तो क्या करोगे बताओ? ये सॉल्व हो जाएगा, इसे टिक पहले ही कर दिया मैंने। फोर्स लगाने का तो निकालने का सर एक ही तरीका है, क्या? तो जो नेट फोर्स है ना, वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास होगा। वैसे और भी तरीके हैं, बट यहां पर ये Mass into area. राइट। सो नेट फोर्स होगा कितना? अब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, राइट? लेकिन उसके पहले हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर होगा सर? ये हो जाएगा अल्फा वेक्टर क्रॉस आर सी एम वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर सी एम वेक्टर। यस और नो? नो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल केस, क्या लिखा हुआ है? इनिशियल बताओ, राइट? है ना? सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। वेट करते हैं थोड़ी देर। एक्चुअली वहां बारिश बहुत हुई है ना यार। तो इंटरनेट, आवाज आ रही है कि आवाज भी नहीं आ रही?
मुझे तो आप लोगों की आवाज़ भी नहीं आ रही। सर आवाज़ आ रही से है? आवाज आ रहा है। सर वॉइस आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा वॉइस आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा। अब अभी नो सर। सर अब भी ठीक नहीं है। ठीक है, रुक जाओ, अभी मेरा इंटरनेट स्लो हो रखा है, मैंने देख लिया। बहुत ही स्लो हो रखा है यार। हम्म 2 मिनट वेट करते हैं। मतलब एक वेब पेज लोड होने में 5 मिनट लग रहे हैं मुझे। ये सर अब आ गए बट यूट्यूब ही नहीं खुल रहा, कैसे आ जाएगा? यूट्यूब नहीं खुल रहा मेरे यहाँ। क्या चल रहा है? हम्म
ठीक है, आप लोग हो गए, चले गए? हम्म। सर अभी भी स्क्रीन लगी है सर। अब इसको ठीक, स्क्रीन को ठीक होने में 1 मिनट लगेगा। बेटर हुआ? नो सर। चलो, अब आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं सर अभी भी नहीं है। सुना करो। बेसिकली मेरा इंटरनेट ठीक हो गया। अब इस गूगल मीट को जितना देर रीड करने में लगे। ठीक है, सर स्क्रीन अभी भी नहीं सर, अभी भी ठीक नहीं हुआ। चलो ठीक है, जो ऑलरेडी लिख चुका हूँ उसी को एक बार वापस से बताया था। ठीक है, मैंने अभी तक क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला था। कैसे निकाला था? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा निकाल के। क्योंकि प्योर रोटेशन है मुझे मालूम है इस एक्सिस के अबाउट, इसलिए हम लोगों ने टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई किया। इसके अबाउट आई निकाला, इसके अबाउट टॉर्क निकाला और उसको इक्वेशन लिख ली। टॉर्क निकालते वक्त हम लोगों ने इस एफ एक्स और एफ वाई का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट इस एफ एक्स और एफ वाई दोनों का मिला के टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। राइट? कोई दिक्कत? नो हम्म। सर। ओके, नो सर। हमें सेकंड पार्ट में पॉइंट पी का एक्सेलेरेशन निकला था। हमें ऑलरेडी हमने अल्फा निकाल रखा था फर्स्ट पार्ट में, तो हमने सिंपली अल्फा इंटू आर लगाया। क्योंकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वो 0 है, बिकॉज ओमेगा इज 0। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट पी अल्टीमेटली कर तो रहा है सर्कुलर मोशन, तो सिंपली उसका एक्सेलेरेशन लिख ही सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, नेट फोर्स हमें लिखना था मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। राइट? सॉरी, नेट फोर्स हमें निकालना है, तो हम क्या कैसे क्या यूज करेंगे? अच्छा, नेट फोर्स नहीं निकालना है, हिंज का फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि फोर्स निकालना है, हमारे पास जो फर्स्ट चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो हम लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ना, ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर से और रेडियल एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर से। ठीक है, यहां तक हम लोग कर चुके हैं और अब तक स्क्रीन मेरे ख्याल से ठीक हो गई होगी। हो गई है? यस सर। यस सर, थोड़ा सा ठीक हुआ। चलो, सो थोड़ा सा ठीक हुआ है, पर आपने जो लिखा है वो अभी भी पढ़ा नहीं जा सकता। थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ फिर। ठीक है, तो अल्फा आई ऑलरेडी नो 3g/2l क्रॉस आर सी एम कितना होगा? l/2। ओके, और क्योंकि ओमेगा 0 है तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, इसको मैं 0 लिख दे रहा हूं। और अल्फा कितना है? 3g/2l और आर सी एम है l/2। सो मैं यहां लिख रहा हूं दिस मीन्स जो नेट फोर्स है वो कितना है सर? वो है 3g/2l इंटू l/2। किस डायरेक्शन में? तो देखो बेटा, ये नीचे की तरफ है ना। अल्फा क्रॉस आर किधर है? अल्फा इधर, सॉरी, अल्फा अंदर, आर इधर। सर एक्सेलेरेशन, रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ बेटा रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक्सेलेरेशन इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। रेडियल एक्सेलेरेशन तो 0 है क्योंकि ओमेगा 0 है, तो जो भी एक्सेलेरेशन आएगा किधर आएगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ आएगा। राइट? आप इसको अल्फा Yes, क्रॉस sir. आर के डायरेक्शन से भी, राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? नो सर। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू कितना? 3g/4। अच्छा, m तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, कितना आएगा? 3mg/4। राइट? along यस सर। y डायरेक्शन। राइट? तो इसको मैं माइनस जे कैप लिख दे रहा हूं। राइट? अब इसके ऊपर फोर्स लग क्या कह रहा है सर? नीचे mg लग रहा है, इधर एफ एक्स लग रहा है, इधर एफ वाई लग रहा है। क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, इसलिए एफ एक्स 0 है ना? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है।
राइट। यस सर। और वाई डायरेक्शन में कितना है? वाई डायरेक्शन में मैं लिख सकता हूं कि माइनस एम जी जे कैप प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 mg/4 जे कैप, मतलब ये जो फोर्स है ना, यहाँ तो मेरे को भी नजर नहीं आ रहा, आपको कैसे नजर आएगा? इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं यहाँ पे होने की नहीं वजह सर, से। आप पूरा सही हो सर अब ठीक है। चलो, तो एफ एक्स के लिए क्या लिख रहा हूँ मैं? यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा। क्या लिख रहा हूँ? एफ एक्स डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है? माइनस एम जी जे कैप प्लस एफ वाई जे कैप इज इक्वल टू माइनस 3 mg/4, राइट। सो दिस मीन्स एफ वाई कितना हो गया? mg/4 हो गया। यहां इसके बाद एक लाइन यहां लिखिए, अगला लाइन यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि मतलब जगह नहीं होने की वजह से कर रहा हूं। दिस इंप्लाइज एफ वाई इज इक्वल टू mg/4, राइट। यस और एफ एक्स 0 है। तो हम लोगों ने देखो हिंज फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है ये निकालना भी सीख लिया। सीख लिया कि नहीं सीख लिया? यस कॉपी कर लो इसको जल्दी जल्दी, एक सेकंड को। कर लो। सर हो गया। हो गया सबका? हो गया कॉपी? यस सर। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, वापस आएगा नहीं। 1 2 3। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट ए बी सी पार्ट हो गए हैं। अब हम लोगों को पार्ट डी सॉल्व करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। जब रॉड वर्टिकल हो जाएगा उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो अभी तो रॉड हॉरिजॉन्टल है, इसको छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद वर्टिकल तो हो ही जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। यस तो जब यहां पहुंचा उस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये दोनों हमें निकालना है। तो देखो इस सिचुएशन में फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे इसके ऊपर? सर एक तो सर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, उसके अलावा हिंज भी कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, लेट्स कॉल देम, काम करता हूँ ना, एफ एक्स उधर लगाता हूँ, फालतू में लेफ्ट साइड में लगा के कंफ्यूजन होता है, राइट। एफ एक्स और एफ वाई, है ना, कोई दिक्कत? और इधर लग रहा होगा एम जी। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को दिख रही है पार्ट डी को सॉल्व करने के लिए कि सर टॉर्क तो जीरो ही है। क्यों जीरो है टॉर्क? क्योंकि सर हिंज के फोर्स का टॉर्क आएगा नहीं हिंज के अबाउट, और एम जी भी जो है वो हिंज से ही पास हो रहा है, एम जी का लाइन ऑफ एक्शन भी हिंज से पास हो रहा है, राइट। सो टॉर्क जीरो है, इसका मतलब अल्फा जीरो है। अरे भाई कितना बढ़िया है ना। यस ओके, अब मेरे को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। हाँ एंगुलर वेलोसिटी चाहिए कि यहाँ पे ओमेगा कितना होगा ये चाहिए। कोई सजेशन क्या कर सकता हूँ मैं? हम्म, फॉर एंगुलर वेलोसिटी देखो मैं क्या कर रहा हूं। एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं यूज करूंगा एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि सर इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? हिंज का फोर्स एक्ट कर रहा है बट वो फोर्स मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हिंज का फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, राइट या रॉन्ग? सर। सो आई एम सिंपली गोइंग टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आई विल से इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहां था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी,
या यूसीएम जीरो था, राइट? तो यूसीएम छोड़ो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि हमें तो रोटेशनल एनर्जी लिखनी है, तो उसके लिए तो ओमेगा यूज होगा, राइट? हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वही अपनी नॉर्मल इक्वेशन, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। अब क्योंकि मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, कहीं ना कहीं मुझे रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा, तो मैंने हिंज के लेवल को रेफरेंस लेवल ले लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हिंज के लेवल पे मैंने जीरो मानी। सो व्हाट डू आई हैव? आई हैव इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एंड बिकॉज इनिशियली रॉड रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू यू फाइनल। यू फाइनल क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया? L L/2। सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ L/2 नीचे है ना, तो एनर्जी कितनी होगी? माइनस mg/2, राइट? yes प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस मीन्स हाफ आई कितना है? तो सर आई तो आपका सर है ml² बाय 3 या 12? 12 3। सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, इसके अबाउट है ना? रोटेशन तो इसके अबाउट हो रहा है ना भाई, जिस एक्सिस का रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट ना आई लिखोगे। yes sir सो ml² बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg/L/2। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर यहाँ पर इस 2 ने इस 2 को मार दिया, ये तो दिख नहीं रहा कलर, कोई बात नहीं। इस 2 ने इस 2 को मार दिया, m ने m को मार दिया, और एक l ने भी एक l को मार दिया। तो हमारे पास क्या बचा? दिस मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? 3g/L है ना? 3g/L का रूट। तो पार्ट डी इज ऑल्सो डन, 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 राइट? So we have completed 4 parts of this question, A, B, C and D. And I will ask you to solve this 5th part. Try करिए एक बार, उसके बाद मैं समझाऊंगा। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे टेंशन तो लगेगा, तो सर आप एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा? टेंशन कहाँ लग रहा है बेटा, बताओ तो सही। टेंशन वर्क कर रहा है क्या? और किस टेंशन के बारे में बात कर रहे हो आप? सर जो रॉड घूम रहा है ओमेगा से, तो सर हाँ, तो टेंशन कौन लगा रहा है? सर हिंज। हिंज? बेटा हिंज तो फोर्स लगा रहा है, जो भी फोर्स लगा रहा है उसको तो मैं एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर चुका हूं। टेंशन हमेशा रस्सी के अंदर होती है, रॉड के अंदर होती है, ओके? तो रॉड, टेंशन क्या होता है? रॉड का एक पार्ट रॉड के दूसरे पार्ट पे फोर्स लगा रहा है ना? यस सर। तो वो टेंशन ऐसे लग रहा है, और यहाँ पे टेंशन टीएस है, राइट? ऊपर वाले पार्ट पे नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे वाले पार्ट पे ऊपर फोर्स लग रहा है, और इसकी वेलोसिटी हमेशा इस टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो टेंशन वर्क कहाँ कर रहा है? ओके सर। वैसे भी अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी ना भी हो, तो जितना डिस्प्लेसमेंट इस ऊपर वाले पार्ट का उतना डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले पार्ट का है, तो दोनों फोर्सेस ने मिलकर नेटवर्क कितना किया? जीरो किया। देखो टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स कब तक वर्क नहीं करेगा? जब तक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, पढ़ाया था ना? यस सर। है ना? जब तक डिफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक इंटरनल फोर्स वर्क करेगा नहीं, टेंशन वर्क करेगा नहीं। और अगर रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? ओके सर। सो पार्ट ई आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ये जो हिंज फोर्स लगा रहा है उसको टेंशन नहीं कहते, उसको हिंज फोर्स कहेंगे, और उसके फोर्स के दोनों कंपोनेंट मैंने मान रखे हैं, लेकिन पॉइंट क्या है? हिंज का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, इसलिए ये वाला फोर्स भी कोई वर्क नहीं करेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है फिर। सर -3 mg लेट्स सी, हो सकता है। वो जो हिंज फोर्स लगा रहा है, सोचो उसके बारे में। जो रॉड है,
इस रॉड का सेंटर ऑफ मास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, इसका अल्फा 0 है ना। तो इसके पास सेंटर मास का क्या क्या एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, सिर्फ और सिर्फ यही एक्सेलरेशन रहेगा, कितना? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। L/2, है ना। और इसके ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहे हैं सर? एक फोर्स लग रहा है Fx, एक फोर्स लग रहा है Fy, और एक फोर्स लग रहा है mg, है ना। यस सर। तो Fx तो सिंपली 0 है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, राइट। यस सर। Fy के लिए क्या लिख सकता हूं सर? Fy माइनस mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L/2. This means Fy minus mg is equal to m omega square is 3g by L into L/2. L ने L मार दिया, ये बन गया 3mg by 2 plus mg. So this is equal to 5mg by 2. Yes or no? यस सर। जिसका आंसर 3mg आया था उसने एक तो यहाँ पे L/2 की जगह L यूज किया, दूसरा ये वाला mg कंसिडर नहीं किया, है ना। यस सर। सो पार्ट ई भी डन डना डन डन। कितने सारे कॉन्सेप्ट यहां सीखने को मिले आपने देखा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक रॉड को हमने एक एंड से पकड़ के छोड़ दिया, उसमें भी हम लोगों ने सिर्फ इनिशियल और 90 डिग्री वाले केस के बारे में बात करी है, उसी में हम लोगों ने इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखा, राइट। यस यस सर। एक्चुअली नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स काफी हैं इस चैप्टर में, इसलिए कई बार ये जो चैप्टर है लोगों को डिफिकल्ट लगता है, ओके। बट उतना डिफिकल्ट है नहीं अगर आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो। ठीक है बेटा। कॉपी हो गया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखोगे, मेरी स्लाइड में नहीं है, मैं ओरली लिखवा रहा हूं आपसे। लिखिए, फाइंड द फोर्स बाय हिंज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, फाइंड द फोर्स बाय हिंज when the rod makes an angle theta with the vertical. Find the force by hinge when the rod makes an angle theta with the vertical. क्या वो सबका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? सर आपका पिक्चर भी थोड़ा इजी है ना। चलो फिर, अगर इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी अभी आपको खुद अटेम्प्ट करना है, तब तक टाइम हो ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए, मैं कल की क्लास में उस क्वेश्चन को पूरा करा दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा आपका अच्छे से, आज एक बार आप अच्छे से गलतियां भी कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में फिर। सर हाँ बेटा, सर कौन सा क्वेश्चन? सर ठीक, बोलो। सर वर्क एनर्जी पावर में सर जो बोला ना सर, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन वो स्प्रिंग ग्राउंड प्रॉब्लम है। हाँ सर अभी के लिए वो छोड़ दें। हाँ, अभी के लिए वो छोड़ दो, ठीक है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे आदित्य एंड अभिनव, क्या बोल रहे थे? सर अभी 2 मिनट पहले सर लाइन चल गया था सर, तो फिर वो क्वेश्चन दिखा देंगे जो अटेम्प्ट करें। हाँ, आपको यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, लिखना है सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन when rod makes an angle theta with the vertical, ठीक है।
ओके मतलब सॉरी सॉरी सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, फाइंड द फोर्स बाय हिंज, ठीक है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द फोर्स बाय हिंज, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द फोर्स बाय हिंज व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ठीक है। मतलब इस पार्ट ई को ही सॉल्व करना है, फोर्स अप्लाइड बाय हिंज व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। यहाँ जब रॉड वर्टिकल हो जाता है उस वक्त के बारे में बात की ना, मैं जनरल केस के बारे में बात कर रहा हूँ, जब रॉड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।